शिल्पा शेट्टी है, मल्लिका शेरावत आई एम ट्रीटिंग फॉर इट। बैक पेन की बहुत बार मैंने सर्जरी अवॉइड करी है खाली टूथपिक के साथ। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्यूप्रेशर इज जस्ट लाइक बेबी, Acupressure- एक्यूपंक्चर इज पेन भी 30 to 40% डाउन हो जाए कि आपको दवाई की जरूरत नहीं। 3 मिनट फैबुलस। चल नहीं सकते थे, चलने लगे, या डंडे पे आते थे, डंडे छूट जाते हैं। जो 11.9 था वो 7.3 हो गई। मेडिकल साइंस में ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मेरा डंडा छूट जाए तो मैं आपके लिए वो करूंगा जो आप सोच नहीं सकते। चाइना में अभी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी बेहोश किए बिना भी सर्जरी करी जा रही है। और एक लेडी को 7 टाइम्स IVF फेल। 7 7 times, टाइम्स। okay. एक बेटी होगी नेचुरली नॉट विद IVF। मेडिकल साइंस में टिनिटस का 0 इलाज। मैंने कम से कम अच्छे 10-15 केसेस कर लिए। लेडी क्लियोपेट्रा हमेशा एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस करता था। रात को 2 बजे तक शावर गर्म पानी के नीचे बैठता हूँ, रोता हूँ। और अभी वो 5 किलोमीटर 87 की एज में चल सकते हैं। स्कल पे एकदम सेंटर में यहाँ दबाएंगे तो शायद नींद की दवाई की जरूरत ना पड़े। पिगमेंटेशन आप नहीं हटा सकते, उसका कोई इलाज नहीं। मैं ही एक ऐसा हूँ जो इस मिथ को तोड़ रहा हूँ। मेरे पास पिगमेंटेशन के ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं। कोई ऐसी बीमारी है जो एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं हो पाएगी अभी? पच्चीस साल से ज़्यादा हीलिंग एक्सपीरियंस के साथ वर्ल्ड ट्रस्टेड, वर्ल्ड फेमस एक्यूपंक्चरिस्ट और नेचुरल वेलनेस एक्सपर्ट संतोष जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। PhD करी है पेन मैनेजमेंट में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेचुरोपैथी में, और अब इनका मंत्रा सिंपल है, एक हेल्दी इंसान ही हेल्दी सोसाइटी बना सकता है। एंशिएंट हीलिंग को मॉडर्न थेरेपी के साथ कंबाइन करके ये सेफ, ड्रग फ्री और रूट कॉज ट्रीटमेंट देते हैं। शिल्पा शेट्टी और शाहिद कपूर जैसे सेलिब्रिटीज़ भी इनके हीलिंग थेरेपी पे भरोसा रखते हैं। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं संतोष जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है। खुद सारे नेचुरोपैथी एक्यूपंक्चर में आ रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये लोग तो अपना कॉस्मेटिक्स के लिए भी आते होंगे ना, कि फेस को और अच्छा बहुत सारे। दिखाना है। बहुत सारे अभी काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया है। अभी मेरा भी रेगुलर पोस्ट कर रही है, नॉट विथ मी बट यस वन ऑफ एक्यूपंक्चरिस्ट। उसके बाद आपके शिल्पा शेट्टी आई एम ट्रीटिंग फॉर द सेम, मल्लिका शेरावत आई एम ट्रीटिंग फॉर इट। सिंस दे हैव पोस्टेड सो आई कैन टेक द नेम। ईशा कोपिकर, कुबरा रेगुलरली पोस्ट करते, दे आर हैप्पी। एक तो मुझे डिफरेंस नहीं समझ आता है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्यूपंक्चर मतलब एक्यूट पंक्चरिंग। जब आप पंक्चर करते हो तो वो एक्यूपंक्चर होता है, प्रेशर करते हो तो वो एक्यूप्रेशर होता है। जैसे आपने बोला ना कि महाभारत के ज़माने से चलता आ रहा है भीम को, उस टाइम पे एक्यूप्रेशर। भीष्म पितामह जी को जब भी बाणों की सैया पे सुलाया गया था, पता है? हाँ। जब भी उनको अर्जुन के बाण से वो घायल हो गए तो उनके लिए उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी उनकी इच्छा थी कि मैं पूरा महाभारत की लड़ाई देखूं, लास्ट डे तक मैं रहूं, और उस समय का एक काल ऐसा था, जो समय चल रहा था उसमें मृत्यु होने से लोग बोलते हैं कि आदमी नरक में जाता है। तो उसको बचाने के लिए उनको जीवित रखना जरूरी था। तो जब भी उनके लिए गद्दे मंगाए गए, बिस्तर लगाया गया, तो उन्होंने बोला नहीं, अर्जुन को पता है कि एक योद्धा को इस अवस्था में किस पे सोना चाहिए। तो अर्जुन ने बाणों की सैया बनाई। तो जो बाणों की सैया बनाई तो उसमें क्या होता है, इस तरह से एरोज आते हैं, और एरोज में ऐसे होने के बाद जो स्पाइन के दोनों तरफ से, मतलब ऐसे 2 उंगली स्पाइन के इधर, 2 उंगली स्पाइन के साथ एक पूरा एनर्जी का फ्लो बहता है। उसको पॉइंट्स को बोलते हैं हुआ तो जिया जी। अच्छा। सो वो पॉइंट पे जब आदमी सोता है या उस पे जब एक्यूपंक्चर की नीडल होती है तो उससे बॉडी की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उससे सारे जो बॉडी के मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वाइटल ऑर्गन्स अगर आप पूछेंगी तो कौन से होते हैं? जो आपके शरीर के पंच तत्व को बैलेंस करते हैं। अभी पंच तत्व पूछेंगी तो भी इम्पोर्टेंट है जानना। अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूपंक्चर साइंस, हमारा जो शरीर का पंच तत्व है वो हमारे शरीर के 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन को कनेक्ट करता है। जैसे वाटर है तो वाटर किसको कनेक्ट करेगा? अपना किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को। फिर उसके बाद से वुड एलिमेंट है, वो लीवर एंड गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करता है। उसके साथ फिर आता है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन जो फायर कनेक्ट करता है। फिर अर्थ एंड स्प्लीन जो है, अर्थ एलिमेंट कनेक्टेड टू स्प्लीन एंड स्टमक। और उसके बाद मेटल वो जो ऑर्गन है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जब आप
इस पॉइंट को इस तरह से एक्यूपंक्चर करते हो, या जो भीष्म पितामह का सोने का पोजीशन था, वो शरीर के ये 10 पॉइंट जो है, 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन फ्रॉम लंबर टू सर्वाइकल रीजन सब वो प्रेस हो रहे थे। अच्छा, तो उससे बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है। एक्यूपंक्चर में भी जब ये एनर्जी बढ़ाना है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब वो वाइटल ऑर्गन्स प्रेस हो रहे थे तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा था, या उन्हें नींद सही आ रही थी या फिर उनकी पेन रिलीविंग भी ख़त्म हो रही थी? मतलब देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि पेन एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, लेकिन जब बॉडी की पूरी एनर्जी चैनलाइज होती है विद द 5 एलिमेंट बैलेंसमेंट, मतलब पंच तत्वों को बैलेंस करते हुए जब आप कोई भी चीज़ करोगे शरीर का, तो क्या होता है, पूरा वो सिस्टम से आपको ठीक करना शुरुआत करता है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी की। तो उसमें पेन मैनेजमेंट भी होगा, बॉडी की हीलिंग भी होगी, एनर्जी भी बढ़ेगा, आप अच्छे से ब्रीथ कर पाओगे, आपके हार्ट की पंपिंग सही रहेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, तो आपको नींद अच्छी आएगी। दैट इज़ तो कॉमन सी बात है। इसके अलावा वो कंडीशन ऐसी थी कि रेगुलर जब आप उसमें प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि काफ़ी घंटों तक सोए, तो वो काफ़ी देर तक एनर्जी चैनलाइज रही, इस नाते वो उतने दिनों तक फिर जिंदा रह पाए। जैसे आजकल तो क्या होता है कि कुछ भी पेन होता है, जैसे माइग्रेन हो गया, माइग्रेन तो एक बड़ा पेन है, कहीं पे भी पेन होता है तो हम एक ही सेकंड लगाते हैं कोई पेन किलर खाने के लिए। कोई एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर से, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैं क्या रेफरेंस दूँ, एक्यूप्रेशर की रेफरेंस दूँ या एक्यूपंक्चर की? आप देखो, एक्यूप्रेशर इज जस्ट लाइक बेबी, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर इज एडवांस। मैं आपको दोनों का फर्क बता देता हूँ। पंचर एडवांस है। पंचर इस नाते एडवांस है कि समझो आज का जमाना क्या है, क्विक है। अब जैसे बोलते हैं कोई, पहले के लोग नहीं खाते थे, पहले के लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा बाम लगाएंगे, थोड़ा तेल लगाएंगे, उसके बाद जो है फिर कुछ हींग, अजवाइन, जीरा जैसे चीज़ें ट्रीटमेंट करेंगे। अभी क्या होता है, जीरा नहीं है, एक गोली आती है, फट करके आपने खाया, थोड़ी देर में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो सिस्टम जब हम काम करते हैं, हमारे जब ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे प्रेशर पॉइंट हम कहीं भी करेंगे तो हमारे पास 2 हाथ हैं, और समझो हमको 50 पेशेंट देखना हो तो इट्स वेरी टफ। क्यों? कब तक दबाते रहेंगे, राइट? तो हम एक तो कब तक दबाते रहेंगे, और उस दूसरा क्या है, कितने पॉइंट्स करने हैं। तो मान लिया एक पेशेंट को हमने एक्यूप्रेशर कर लिया, एनर्जी अच्छी थी, 2 को भी कर लिया तो भी एनर्जी अच्छी थी, बट 3-4 के बाद तो हाथ पक्के थकने लग जाएंगे, राइट? विल फील टायर्ड, मसल वीकनेस होगी, थकान होगी, तो जो इंटेंसिटी है ऑफ द ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा। लेकिन जब एक्यूपंक्चर करते हैं, पॉइंट्स हम कई सारी चीज़ों को बैलेंस करने के साथ साथ, कई सारे पॉइंट्स को नोट करने के साथ साथ, उनको समझने के साथ, जब एक ही आदमी को 15 से 20 मिनट के लिए 10 से 15 नीडल के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। एक तो एक्यूपंक्चर इतना आसान है कि जो है वो नीडल लगने के बाद पेशेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है। प्रेशर पॉइंट करता हूँ तो उसको दुखता है, तो उसका रिएक्शन होता है, तो थोड़ा बॉडी टाइट करता है, हेल्प नहीं कर पाता, या किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक्यूप्रेशर जब करते हैं तो मैंने जैसे बताया, 3-4 पेशेंट देखने के बाद आदमी थक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेशेंट को बता दो कि यहाँ पे दबाना है और वो खुद दबा ले? हम बताते ही हैं, हम तो वीडियो कॉल पे करके सबको समझाते हैं। अच्छा, तो जैसे कोई पेशेंट दिखाने आ रहा है आपको, तो इफेक्टिव कौन सा ज़्यादा है, एक्यूप्रेशर ज़्यादा इफेक्टिव है, एक्यूपंक्चर ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा जल्दी असर कौन दिखाना शुरू करेगा? देखिए, एक्चुअली सही बोलूँ तो एक्यूपंक्चर ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है, निडल लगाना शायद मेडिकली उनको सूट नहीं होता, बहुत फ्रेजाइल है, एज बहुत छोटी है या एज बहुत बड़ी है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे ब्लड कंडीशंस होते हैं कि उनमें आप निडल नहीं लगा सकते, इन्फेक्शन होने का खतरा है, या कभी कभी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम की वजह से कि अगर ब्लड निकलने लगता है तो काफ़ी देर तक वो क्लॉट नहीं होता। तो ऐसे केसेस के लिए एक्यूप्रेशर इज़ वेरी गुड। बट मैं जो है अभी ऐसा करता हूँ कि जैसे आप देखो टूथपिक है, किसी को माइग्रेन हो गया, अब माइग्रेन हो गया तो कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा पेन होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये टूथपिक लो और ऐसे जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन हो रहा है ऐसे टक उस पर पेन दो, थोड़ा फील होना चाहिए, आउच की फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद ऐसे जीरो बना दो, इस तरह से पकड़ा हुआ है,
फिर इस तरह से इसको आप इसको सिंपल करते हुए इसको 0 बना दो, थोड़ा चुभेगा, लेकिन आप विश्वास करें कि पेन भी 30 to 50% 40% डाउन हो जाएगा। ओके। बहुत दर्द है, फिर आधे घंटे के बाद एक बार करिए, दिन में 2 से 3 बाद करिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइग्रेन ठीक होने के भी चांसेस हैं? बहुत चांसेस हैं। माइग्रेन में काफ़ी ठीक करता हूँ, एक्यूपंक्चर से ठीक करता हूँ। कई बार ऐसे केसेस है जैसे मतलब काम करते करते, पढ़ाई करते करते, शूटिंग करते करते लोगों को पेन हो जाता है, तो हर जगह एक्यूपंक्चर अवेलेबल नहीं है, बट हाथ से तो आप हर चीज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे पेंसिल है, टूथपिक है, या इसके अलावा कोई रॉड लिया, एक सिंपल सा उनको बता के वीडियो कॉल पे या तो वीडियो बना के भेज देते। अच्छा, नहीं कई बार क्या होता है माइग्रेन में, जैसे मुझे भी माइग्रेन है, तो यहाँ दर्द नहीं होता है, हमें यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो यहाँ पे भी टूथपिक बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ भी दर्द हो रहा है वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा। मैं नी पेन ठीक करता हूँ, बैक पेन की बहुत बार मैंने सर्जरी अवॉइड करी है खाली टूथपिक के साथ। आई हैव लॉट्स ऑफ एविडेंसेस, कुछ नहीं करना पड़ता है आपको। अब मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, किसी को दिल्ली में पेन हो गया, एक दिल्ली का केस है, बिजनेसमैन है बहुत बड़े, वो कंप्लीट बिस्तर पे आ गए। अब डॉक्टर्स का तो कैसा होता है, एक बार उनका जो सिस्टम है, पहले आप MRI करो, फिर आप क्या कंप्लेन है उसको पूरा देखते हुए या तो फिजियो करो या तो सर्जरी करो। पहले फिजियो से शुरू होगा, फिर जाते जाते अगर एडवांस ठीक नहीं होता है तो फिर कुछ चीज़ें हो रही हैं जैसे आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि हल्का सा ऑयल मसाज या कोई स्पेसिफिक ऑयल यूज़ करा के, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी का टॉवल से उसको गर्म करा के टूथपिक करवाता हूँ। आप विश्वास करें 3 से 7 दिन में उनको फ़ायदा हो जाता है। एक मेरे रिश्तेदारी हैं और यूपी में है, मतलब जुडिशनल मानो सर्विस है उनकी, और वहाँ पे जुडिशरी में बड़े ऑफिसर हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, जज है। तो उनको आज से 3 साल पहले लगभग 20 दिन तक वो बिस्तर से नहीं हिले। अच्छा। फिर हमारी कजिन सिस्टर का मुझे फ़ोन आया कि संतोष हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब मैं बोला बॉम्बे लेके आ जाओ, लेकिन आना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। खाली ये टूथपिक दिन भर में 2 बार, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हल्का मसाज, ऑयल महानारायण तेल है आयुर्वेदा का, वो लगाया, हल्का मसाज कराया, हल्का टॉवल से उसको सिकाई करी और खाली टूथपिक किया। अब विश्वास करें कि 3 दिन के अंदर उनका चलना स्टार्ट हो गया, जबकि 20 दिन तक बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे। तो कितना ईजी है। आयुर्वेदा और ये एक्यूपंक्चर साथ साथ चलते हैं? देखिए आयुर्वेदा, मतलब मैं आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो ऑयल यूज़ करना है, आप तिल भी यूज़ कर सकते हो, महानारायण भी यूज़ कर सकते हो, आप नारियल भी यूज़ कर सकते हो। आप जिस जगह पे, जिस प्रदेश में, जिस देश में भी हो, वहाँ पे क्या अच्छा है फॉर द लुब्रिकेशन, सिंपल। नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर में क्या डिफरेंस होगा? सी नेचुरोपैथी में भोजन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। ओके। आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और आपको क्या खाना चाहिए, उसके ऊपर काम करना होता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें भी सूट नहीं होती हैं। नेचुरोपैथिक वे में जब आप सोचोगे तो उसको क्या सूट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप डाइट प्लान बनाओगे, उसकी प्रकृति के देखते हुए आप उसका खाने का सिस्टम तैयार करोगे। और एक्यूपंक्चर में जब मैं डाइट दे देता हूँ और एक्यूपंक्चर से जब ट्रीटमेंट करता हूँ तो मुझे मल्टीपल इफेक्ट आते हैं। तो मतलब दोनों साथ में होने बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक्यूपंक्चर कर रहे हैं साथ में जंक फूड खा रहे हैं तो वो ढंग से काम करे? दोनों को साथ होना ज़रूरी है। एक बात बहुत पक्की है कि कोई भी बीमारी अनटिल अनलेस कि किसी का एक्सीडेंट होके हो गया हो तो हवा में उड़ के बीमारी, सर्दी लग सकती है, खांसी लग सकती है, कोरोना हो सकता है, बट इंटरनल बीमारी बिना किसी रीजन के नहीं होती। तो रीज़न यही है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा खाना पीना क्या है, हमारा सोने का सिस्टम क्या है। अगर हम उसको समझदारी से नहीं करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली या किसी चीज़ में कोई इलाज नहीं है, फिर हमको मेडिसिन लेनी है और उसके साइड इफ़ेक्ट झेलने हैं। नेचुरोपैथी में जब कोई आता है तो पहले से प्रिपेयर होकर आता है कि मुझे ठीक होना है। अगर ठीक होना है तो उसके लिए जो तरीका है हमारा वो यही है कि सबसे पहले उसका डाइट का ध्यान रखो, उसको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, रिजुनेशन की ज़रूरत है, वो उसके बाद का प्लान है। लेकिन पहला बॉडी को समझने के बाद सारे प्लान्स बनते हैं। किसी किसी को बहुत अच्छे खाने भी नहीं पचते, जैसे हम बोलते हैं रॉ डाइट पे चले जाओ। कई सारे केसेस हैं जैसे उनको हमने रॉ डाइट पे रखा, रॉ डाइट पे जाने के बाद 1 हफ्ते के बाद उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर उनको कैसे करेक्ट करना है, उसको थोड़ा सौते कर दो, थोड़ा बॉयल कर दो, उसके बाद एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करो।
ये एसिडिटी बढ़ जाती है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, इनफैक्ट मेरे साथ भी है जी। एसिडिटी बढ़ जाने का इलाज भी कुछ है एक्यूप्रेशर में? बिल्कुल है। सबसे पहला इलाज ये है कि आपके खाने का ध्यान रखो। क्या खा के आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है उसको नोट कर लो। उसके साथ साथ जो है कौन से टाइम की पे आपकी एसिडिटी ज़्यादा है, दोपहर को ज़्यादा है या शाम को ज़्यादा है, कितना खाने का आपका गैप हो गया वो ध्यान रखो। किसी किसी को आज मैं बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ उनको दूध दही और गेहूँ सूट ही नहीं हो रहा है। मिल्क प्रोडक्ट्स और वीट के साथ उनकी बॉडी बिल्कुल एग्री नहीं करती है। शायद इंटॉलरेंसी भी है, लेकिन चूंकि हमारा वो स्टेपल डाइट रहा है शुरू से और हम लोग उसको कंटिन्यू करते जाते हैं, उसके वजह से हमको वेट बढ़ना, हमको फैटी लीवर हो जाना, हमको हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आना, हेडेक होना, माइग्रेन्स होना, एसिडिटी होना, ये बहुत कॉमन है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी आपको अपने आप को चेक करना चाहिए। ये सब जो बीमारियां आपने बताई बहुत कॉमन है, फैटी लिवर हो जाना, माइग्रेन हो जाना, थायराइड हो जाना, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम घर बैठे अभी ऑडियंस को बता सकते हैं कि अगर आप ये दबाओगे तो आपकी ये बीमारी कम हो जाएंगी, जैसे कि फैटी लिवर, थायराइड और माइग्रेन तो आपने बता ही दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे अच्छा भी लगता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेन, थोड़ा सा ब्लोटीनेस की वजह से जो घबराहट, ये बहुत कॉमन है। इसके लिए मैं डेफिनेटली 2-3 पॉइंट बताना चाहूँगा दर्शकों को, जिससे उनको अच्छा लगे और उसका फ़र्क भी उनको मिलता है। तो मैं लोगों को देखिए मेरा ये हाथ है, ये आप मेरा इस तरह से मैंने अंगूठा जब जोड़ दिया तो यहाँ पे जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है वहाँ पे मेरा ये इंडेक्स फिंगर या फिर अंगूठा डाल दिया, उसके ऊपर मैंने अंदर से अंगूठा रखा और इसके ऊपर मैंने तर्जनी उंगली रखी और बाद में इस मसल को ढीला छोड़ दिया। अब आप अगर सही जगह पे अपने हाथ रखा होगा तो अब जब इसको दबाओगे तो आपको दुखता है। ये बॉडी का सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर पॉइंट है। मुझे तो नहीं दुख रहा। तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं दुख रहा है, आपने पॉइंट सही नहीं रखा है, आपने इसको हाथ रखा है ऐसे, अपने इसको जोड़ने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऊंचा बन रहा है, बन गया। अब वहाँ पे जब आप ये अंगूठा रख दो, अंगूठे के बाद नीचे अंगूठा रख दो, अब इसको जोर से दबाओ, अब आपको पेन होगा। अगर आपने सही रखा है तो आपको पेन होना ही चाहिए। इस तरह से इसको 20 बार, चाहे आप इस तरह से मसाज कर दो, चाहे इस तरह से इसको पंप कर दो, आपका कोई भी पेन होगा, हेडेक हो रहा हो, साइनस की वजह से पेन हो रहा हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, या फिर गैस बन रहा हो, आपको बॉडी में इवन लंबर पेन हो रहा हो, किसी को बैक में भी पेन हो रहा हो, ये पेन आपको 3 मिनट आपने प्रेस किया या 20-20 बार के 2 या 3 आवृत्ति आपने करी तो आपका पेन मैनेज होगा 3 मिनट में। बस 3 मिनट में। आई हैव प्रैक्टिस इट, आई हैव बीन मेकिंग पीपल प्रैक्टिस इट एंड मुझे जो इसका रिजल्ट है वो फेबुलस रिजल्ट आता है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने बताया गैस होता है, एसिडिटी होती है। ये देखो आपका रिस्ट है, यहाँ पे रिस्ट क्रीज है, दिख रहा है? रिस्ट क्रीज पे आपने ऐसे 3 उंगली यहाँ पे रख दी, बाद में यहाँ पे आपको एक दिखेगा एकदम रस्सी जैसी संरचना है, चेक करो, आप खुद की उंगली से चेक करो। हाँ, अब यहाँ पे अंगूठा ऐसा रखा और इस तरह से इसको प्रेस किया, इसको ऐसे प्रेस करेंगे जब आप, तो इसको भी 20 बार ऐसे या तो मसाज कर दीजिए या तो पंपिंग की प्रेसिंग करिए। आपको कैसी भी एसिडिटी हो रही हो, पाल्पिटेशन हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, आपको विदिन 2 to 3 मिनट्स यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। इसके साथ और क्या ऐड कर सकते हैं, थोड़ा श्वास भी भरते रहिए, पेन थोड़ा होगा, इसको फील करना है, इंजॉय करना है, रादर फील नहीं करना है, मजे करना है इस पेन को, और उसके साथ साथ जो है इसको दबाना है। जैसे आपने 20 बार इसको दबाया आपको आराम होना स्टार्ट होगा। किसी को कभी कभी देखते होंगे कि धड़कन बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं मेरा पाल्पिटेशन बढ़ा हुआ है, गैस की वजह से भी हो रहा है, एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा एक और ऐड करूंगा इसमें। इस वाले पॉइंट में आप बताएंगे कि यहाँ पे आपने बोला एक वायर तार जैसा कुछ ये देखो यहाँ पे आपको खुद रस्सी जैसी संरचना फील हो रही है, तो मेरे को वो लग रहा है वो हड्डी है। वो हड्डी नहीं है। अच्छा। वो टेंडेंस है। अच्छा, तो टेंडेंस के ऊपर आपको इसको रखना है और इसको इस तरह से दबाना है, वेरी सिंपल। थर्ड पॉइंट जो है आपकी छोटी उंगली, देखिए छोटी उंगली जो है जब आप यहाँ जहाँ से जुड़ता है रिस्ट क्रीज पे, ये हार्ट 7 पॉइंट है और ये मेरा P6 पॉइंट था इसके पहले वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर का पॉइंट था।
इसको आप जब दबाते हो तो इस तरह से इसमें गड्ढे की फीलिंग आती है। देखो छोटा सा एक हॉलो फील आता है, यहाँ पे अंगूठे से ज़्यादा प्रेशर होता है इसके ऊपर। तो आप इसको ऐसे रखिए, आंख बंद करिए और आप लंबा गहरा सांस भरिए और इसको दबाइए। जितना आप इसको दबाएंगे उतना आपको रिलैक्सेशन फील होगा। ये हार्ट 7 पॉइंट जो है आपके माइंड को काम करता है, रिलैक्स करता है, अच्छी नींद लाता है अगेन, और घबराहट को कंट्रोल करता है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए भी बड़ा अच्छा है। ये खाली 3 पॉइंट अगर रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें, चाहे एसिडिटी हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे जो है गैस की फीलिंग आती हो, ब्लोटेड फीलिंग आती हो, पाल्पिटेशन होती हो। आपको 3 से 5 मिनट रोज अपने ऊपर देना है, दोनों हाथ में कर सकते हैं बारी बारी से, और उसके बाद आंखें बंद करिए, थोड़ा डीप ब्रीद इन करिए, डीप ब्रीद आउट करिए, एंड यू विल स्टार्ट योर डे विद द एनर्जी, फ्रेशनेस। या दिन में भी अगर आपको कभी ऐसा होता है, इसको करने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है ना, हम खाना ही इसलिए खाते हैं क्योंकि एसिडिटी हो रही है, तो हमें लगता है कि अगर खाना खाएंगे तो एसिडिटी बेटर हो जाएगी। पर अगर हम ये पॉइंट्स दबा रहे हैं और इससे एसिडिटी ठीक हो रही है, तो हम खाना भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हमारा वेट लॉस हो। ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, खाना कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी को अगर उसने टाइम से खाना नहीं खाया, या सुबह का ब्रेकफास्ट एक माइग्रेन वाले पेशेंट ने टाइम से नहीं लिया, तो उसको चांसेस माइग्रेन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माइग्रेन के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, बहुत फेमस चीज़ है कि जैसे जैसे धूप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है, अगर उस टाइम पे आप हीट का समन अपने शरीर में नहीं करते, मतलब आपने सही टाइम पे भोजन नहीं किया, तो आपकी एसिडिटी का रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो जब एसिडिटी का रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हेडेक स्टार्ट होगा। एसिडिटी मतलब पित्त। पित्त को समन करने के लिए आपको उसको कुछ पाचन करने के लिए देना है, उसको कुछ काम देना है। तो जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट सुबह ले लिया, फिर 2-2.5 घंटे के बाद आपने खाना खा लिया, फिर आपको 3-4 बजे के आसपास फिर एक बार कुछ हल्का सा लेना चाहिए। तो क्या है, वो पित्त कभी बढ़ने नहीं पाएगा। पित्त जब खाली हो जाता है तो अगर सर की तरफ चढ़ गया तो आपको हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर रह गया या स्टमक में रह गया तो अल्सर क्रिएट करेगा, तो बहुत सारे वर्ब्स आने स्टार्ट होंगे, जलन की स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने का जो सबसे पहला तरीका है अपने आप को ठीक करने का, वो आपका डाइट है। अब डाइट में आपने क्या खा लिया, अब खाना भी कई तरह का होता है। अब हम कोई एसिडिटी बढ़ी है, हमने पकौड़ियाँ खानी शुरू कर दी, कई बार ऐसा भी, क्योंकि भूख लग रहा है तो कुछ भी खाएगा आदमी, तो उस पर ये ना खा के क्या हमारे पित्त का समन करता है, फ्रूट्स ले लिया, या फिर आपने थोड़ा भले राइस थोड़ा ले लिया, उसके साथ दाल ले लिया, या कुछ हेल्दी आइटम्स ले लिए। पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट भी कोई चूज कर सकता है? देखिए मेरा मानना ये है कि केला बड़ा अच्छा है। अच्छा, केले से एसिडिटी कम हो सकती है। कुछ जूसेस ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, और संतरा भी ले सकते हैं आप, उससे एसिडिटी नहीं होगी, मुझे जहाँ तक मेरी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता हूँ। लेकिन फिर आपको फिर भी एक बार को देखना है कि क्या मेरी बॉडी को सूट करता है, वो आपको ही समझ में आता है। तो 1-2 बार जब आपने देख लिया तो आपको सब समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है। ये कोई भी इंसान कर सकता है? क्योंकि मैंने सुना था कि नेचुरोपैथी ना कुछ लोगों को बहुत महंगी लगती है। कुछ लोग सिर्फ नेचुरोपैथी में जाते ही इस वजह से नहीं है क्योंकि उसमें पैसे बहुत खर्च होंगे। ये मिथ है क्या? देखिए एक बात बताता हूँ, खर्चा जो है ना, नेचुरोपैथी अगर आप बात करते हो तो नेचुरोपैथी में आपको जाने की कोई ज़रूरत कहाँ है। अच्छा, नेचुरोपैथी के शौकीन लोग, जो बड़े लोग हैं, वो महंगे जगहों पे जाके, वो ऐसा उनको अच्छा भी लगता है कि मैंने 12 लाख 15 लाख एक हफ्ते में खर्चा किया। और नेचुरोपैथी 5,000 में भी पर डे है, शायद 50,000 में भी है, शायद उससे भी ज़्यादा में भी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ भी एक हफ्ते का 22-22 लाख रुपया खर्चा करके फॉरेन से आते हैं, फिर वापस हमारे पास आते हैं। हमारा 3 से 5,000 में क्लिनिक काम करता है। ऑफ कोर्स अगर कहीं हमने बहुत सारा खर्चा किया हुआ है, 5 स्टार होटल बनाया हुआ है, तो आदमी को ये देखना है कि मैं 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ कि कहीं जाके चाल सिस्टम में रह रहा हूँ या ओयो रूम लेके रह रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर आदमी का अपना एक सिस्टम है खर्चा करने का, कमाने का, तो वो इस पर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, तो उसमें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है।
हाँ, बेस्ट जहाँ होता है आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। अच्छा, आपने ना अभी माइग्रेन की बात करी, आपने बोला कि कहीं पे भी पेन हो रहा हो वहाँ की बात हुई, तो क्या ये नॉर्मल पेन की बात हो रही है, जैसे कि जब हमें रेगुलरली कभी किसी दौरान पेन हो जाता है उसकी बात हो रही है, या फिर हम एक एडवांस लेवल की पेन की बात भी करें, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया या किडनी पेन हो गया, वो भी हमारा एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकता है? देखिए, मैंने आप मेरे पेज को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, शायद मेरे 200-500 वीडियो होंगे जहाँ पे हमने सर्जरी टाली है। सर्जरी टाली है? सर्जरी टाली स्पाइन की। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो चल नहीं सकते थे, चलने लगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मतलब मैं बताऊं तो हिल भी नहीं सकते थे, या डंडे पे आते थे, डंडे छूट जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं। पर तो कितने टाइम में, कितने समय देखिए, में? डिपेंड करता है कि कितना, सालों नहीं लगते, अच्छा। महीना लग सकता है, महीनों लग सकते हैं। नॉर्मली मैं खुद ही किसी को 3 महीना तो पक्का बोलता हूँ, क्योंकि जो चीज़ ठीक ही नहीं हो सकती, जो चीज़ एकदम से करेक्शन के लायक नहीं है, अगर उसके ऊपर आपको काम करना है तो पेशेंस तो देना ही चाहिए, क्योंकि मामला आपके स्पाइन का है। अगर सर्जरी टालनी है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन उस सर्जरी टालने के साथ साथ उनको नेचुरोपैथिक वे में जाते हैं, एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको 50 और चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। फैटी लिवर ठीक हो जाता है, उसके साथ साथ उनको जो है बॉडी की एंडोरेंस बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। खाली नी बैक पेन के लिए या नी पेन के लिए आए थे, उनका सर्वाइकल भी ठीक हो जाता है, उनको अस्थमा में भी फ़र्क पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड डाउन होता है। ऐसे मेरे पास वीडियोस हैं, लोगों ने बोला है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। रही बात किडनी पेन की, तो अभी मैं बहुत सारे ऐसे केसेज है, जैसे किसी किडनी का स्टोन हो गया, किडनी स्टोन के 5.5, 6.7 विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम कि हर बार ठीक होगा, लेकिन 6.7 mm किडनी का स्टोन मेरे यहाँ पे 3 से 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद निकल जाता है। अच्छा। ऐसे भी मेरे पास एविडेंसेस। गॉल ब्लैडर का स्टोन? गॉल ब्लैडर का अभी तक मैं पूरा ठीक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने स्टोन का रिपोर्ट मेरे पास है, छोटा होते हुए मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी। तो अभी तक ना हमने ये सुना था कि एक्यूप्रेशर ना साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए कोई भी डिजीज़ के, पर मेन जो इलाज है वो हमारा एलोपैथी होना चाहिए, कोई भी चीज़ का देख लें। ये इज़ इट अ ट्रूथ और इज़ इट अ मिथ? सी फॉर इंडिया टिल नाउ ऐसा ही मिथ है, सुना है आपने? मिथ है। लेकिन चाइना में अभी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी एक्यूपंक्चर से उनको एक तरह से एनेस्थेटिक इफेक्ट दिया जाता है। अच्छा। जब भी उनको सी सेक्शन करते हैं तो बड़ी बड़ी नीडल्स डाल के एनेस्थेटिक इफेक्ट किया जाता है पैदा, जिससे उनको बेहोश किए बिना भी सर्जरी करी जा रही है। सो अभी ये सब बिना पेन के, पेनलेस डिलीवरी के लिए एक्यूपंक्चर, मैंने खुद अपने 2 बच्चे हॉस्पिटल में एक्यूपंक्चर से पैदा किए। तो मतलब जब एक्सपीरियंस होने लगता है ना, तब ये मिथ अपने आप तोड़ना पड़ता है और टूटते जाता है। होता क्या है कि जब किसी को कोई चीज़ पता नहीं है तब तक तो कोई कुछ भी बात कर सकता है। मेरे यहाँ अब लोग ऐसे भी आते हैं जब पूरी दुनिया से थक जाते हैं तो वे अपना इलाज कराने आते हैं, और मेरे पास बहुत ऐसे केसेस हैं। कल का एक स्टोरी है, मतलब 2 साल पहले की स्टोरी है रादर। कल उनके साथ रात को डिनर किया, 3 दिन पहले मेरे पास आए थे। डंडे पे चलते, मिस्टर सिंगल है, और उनको किसी ने बोला एक्यूपंक्चर कराओ तो ठीक हो जाओगे। तो बोले इससे कुछ नहीं होता है, मैंने सब कर लिया है। और उनको बहुत गुस्सा आता है, मतलब हर तीसरे दिन तो नाराज़ हो जाने वालों में से। तो जब भी ऐसे कुछ बात होती रही तो बोले मैं खाली ऐसे ही आ रहा हूँ कि ठीक भी होऊंगा। तो मैंने बोला 3 महीना दोगे तो आपका ये डंडा, मैं गारंटी वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका डंडा छूट जाएगा। और ही इज़ वेरी बिग बिजनेस स्ट्रेटेजिक पर्सन। तो उन्होंने बोला कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगा तो मैं देखना आपके लिए कुछ करूंगा, और अगर मेरा डंडा छूट जाए तो मैं आपके लिए वो करूंगा जो आप सोच नहीं सकते। तो लालच मुझे भी है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं आपको ठीक होने के बाद कभी फ़ोन नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप जब चल के आओगे तो आपका स्वागत है। परसों नरसों मतलब दोपहर को मेरे साथ लंच किया, कल मेरे साथ डिनर किया। अभी उन्होंने बोला मैं आपकी सारी टीम के साथ मिलना चाहता हूँ, और मैं अभी अपना जीवन आपको पूरा देता हूँ। आज के बाद जो भी करूँगा मैं रिजुआ के लिए करूँगा और एक्यूपंक्चर के लिए करूँगा। सो खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि हमको आगे नहीं बढ़ना है या हमको मिथ ब्रेक करने के लिए खाली काम करना है।
ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे अभी एक केस कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप समझो। एक बहुत बड़े डेंटल डॉक्टर की वाइफ है और उनके दोनों हाथ यहीं तक हैं। अभी मेरे पास मुझे लगता है उनका 24 सेशन हो गया, हाथ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बोला था 6 महीना लगेगा क्योंकि सारे मसल्स जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुगर लेवल इतना हाई है, 350 400। उनका HbA1c इज़ 11.9। बिलीव करो कि विद इन अ मंथ जो 11.9 था उनका HbA1c, वो 7.3 हो गया। मेडिकल साइंस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो चीज़ 3 महीने से पहले चेंज नहीं हो सकती और वो भी इतना चेंज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। शुगर में HbA1c, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 महीने का टेस्ट है ये। 3 महीने में तो होगा भी तो 1 या 2 काउंट नीचे आना चाहिए, वो 7.3 हो गया। अब चूँकि उनके हस्बैंड ही खुद डॉक्टर है तो अभी कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन ठीक है, मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट बोले आप देखो, आपका काम देखें। उसके साथ उनका दवाइयाँ बहुत कम हो गई। उनका पूरा चेहरा काला हो गया था बिकॉज लॉट्स ऑफ एसिडिटी, लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ मेडिकेशन, प्लस उनका ब्लड प्रेशर की दवाई आधी हो गई, शुगर की दवाई आधे से ज़्यादा कम हो गई। और अभी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई कि पहले, अभी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 58-59 है, वो ऐसे चलती थी कि 80 साल की कोई लेडी चल रही हो। तो अभी जो उनको लोग देख रहे हैं 3-4 महीने बाद, 3 महीने समझो, 2.5-3 महीना मेरे पास हो गया लगभग अभी उनको, तो जो उनकी चाल है वो चेंज हो गई, स्किन कलर चेंज हो गया। तो उनको पहचानने में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ये वही है क्या, ऐसा उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले बताया। सो अभी मिथ का मतलब यही होता है कि जब आपने ट्राई नहीं किया जब तक, तब तक हर चीज़ मिथ है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे टिनिटस करके एक बीमारी है, कान में आवाज़ आती है, टू करके आवाज़ आएगी, रात को सोया हुआ आदमी उठ के बैठ जाएगा। मेडिकल साइंस में टिनिटस का 0 इलाज है, कोई भी इलाज नहीं है। और मैंने कम से कम अच्छे 10-15 केसेस कर लिए, अच्छे। और वो अच्छे का मतलब रात को 1 बजे फ़ोन आने वाला कि मैं अभी क्या करूं, मैं तो अभी सो नहीं सकता हूं, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अभी जान निकल जाएगी। ऐसे केसेस का नाम, एक बहुत फेमस, मैं नाम इस नाते ले सकता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया है, फिल्म इंडस्ट्री के एक फोटोग्राफर है मिस्टर राकेश श्रेष्ठ, बिग नेम, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो एक ज़माने पहले ऐसा हो गया कि उनके 2 भाई बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन वो लोग तंग होकर मुझे बोलते थे कि भाई कुछ तो करो जिससे सोने लग जाए रात को। वही आदमी इतना ठीक हो गया, मतलब उनके कान का टिनिटस प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया और नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। एक और मेरे मित्र है, एक्टर ही हैं, चेतन हंसराज करके, फेमस मतलब है, मेरे पास कुछ 6-7 साल पहले आए। तो चूंकि टिनिटस का ऐसा एक डर है लोगों के दिमाग में कि ये ठीक ही नहीं होता पहला, और हमारे लिए भी रहता है कि मैं प्रॉमिस कैसे करूं कि आप ठीक हो जाओगे। तो मैं, कोई ऐसा केस आता है तो अगर मुझे नॉर्मली भी उसको 3 महीने में ठीक कर सकता हूं तो उसको 6 महीना बोलता हूँ। तो मैंने उनको बोला 6 महीना लगेगा, तो वो बोले कि 6 महीना मेरे पास टाइम नहीं है। एक कान में था, चले गए, ट्रीटमेंट ही नहीं करवाया। फिर 5 साल बाद राकेश सिस्टर ने रेफर किया, तब तक उनके दोनों कानों में टिनिटस हो गया, दोनों कानों में। 5 साल के बाद फिर मुझे राकेश सिस्टर ने उनको फिर से बोला कि आप यहाँ जाओ और आप ठीक हो जाए। बोले यार मैं तो गया था 5 साल पहले, लेकिन उसने बोला बहुत टाइम लगता है। फिर आया वो बंदा, 9 दिन में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उन्होंने वीडियो बनाया करके मैं बोल सकता हूँ, और 9 दिन में ठीक हो गए, और आज तक अभी तक ठीक चल रहे हैं। मुझे लगता है 2-3 साल और से ज़्यादा हो गए। पॉइंट्स दबा सकते हैं? देखिए, पॉइंट्स ही केवल नहीं दबाते, प्रॉब्लम क्या है कि अभी फिर से स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़रूर बताता हूँ लोगों को कि ये इस तरह से 2 उंगली लेना है आपको, और आपको इस तरह से ऐसे मसाज करना है। अच्छा, ठीक है। और कानों के अगल बगल पूरा इस तरह से टैपिंग करनी है आपको, पूरा यहाँ तक टैपिंग करनी है, फिर इस तरह से पीछे की तरफ टैपिंग करनी है। और एक भ्रामरी करके प्राणायाम है। देखिए फ़ायदा क्या है, मैं एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी दोनों की बातें करता हूँ। तो भ्रामरी करके एक प्राणायाम है जो इस तरह से कान में डाला, 2 उंगली, श्वास भरा और भ्रमर गुंजन करते हैं, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन की फीलिंग आती है। सो वो 3 से 5 बार की आवृत्ति दिन में 2 बार करिए, उससे रिलीफ मिलता है। और मैं लोगों को बोलता हूँ कि हो सके थोड़ा अपने बगल में एक मोबाइल अगर रख सकते हैं तो मोबाइल से जो से पानी झरने की जो आवाज़ आती है वो रहे, या ऐसा कुछ नेचुरली कुछ चीज़ें आवाज़ आती है, बर्ड चर्पिंग करती है, ऐसा कुछ रखिए। तो धीरे धीरे करके आप उसको भूलने लगते हो।
क्योंकि आपको एक तो ब्रेन को ट्रेन करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना है। मेडिकल साइंस में डॉक्टर बोलता है यू हैव टू लिव विद दिस, बिकॉज ENT देखेगा, सारी टेस्टिंग करेगा। किसी किसी को उसके बाद बहुत हेयरिंग लॉस होता है, तो मैंने बहुत सारे केसेस में उसमें हेयरिंग लॉस भी ठीक किया हुआ है। अच्छा भी लगता है क्योंकि मिथ है मेडिकल साइंस में कि ठीक नहीं होगा, लेकिन वो ठीक होता है। आपने बोला ना साइड में फोन में पानी की या बर्ड चर्पिंग की आवाज, इसका भी कोई रीजन होता है कि क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको एक टी की आवाज आती है कान में और उससे डिस्टर्ब होते रहते हो, उससे थोड़ा सा लाउड कोई भी म्यूजिक आएगा तो आपको वो सुनाई देगा, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अच्छा, इट हेल्प्स यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये सो नॉर्मल पेन रिलीफ चीज़ें तो हो जाती हैं, जो एडवांस लेवल का पेन है जैसे कि स्लिप डिस्क हो गई या फिर किसी को किडनी स्टोन का पेन है, वो कितने टाइम में हम ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर से? देखिए, किडनी स्टोन, किडनी कितना बड़ा है, मैंने बताया कि मैंने 6.7 तक यूरेटर में अटका हुआ किडनी स्टोन ठीक किया है। आई हैव रिकॉर्ड। पेन भी ठीक हुआ है? पेन ऑफ कोर्स पेन ठीक होगा, क्योंकि जब तक किडनी में जहाँ पे भी स्टोन है आपका, जब तक आपको पिंच कर रहा है तब तक आपको दुखेगा। जैसे हम अगर क्रोसिन या कॉम्बीफ्लेम लेते हैं तो 15 मिनट में आराम आ जाता है कि अब मेरे को यहाँ पे माइग्रेन था, मैंने कॉम्बीफ्लेम ली, मेरा ठीक हो गया। या फिर किडनी स्टोन का पेन आया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो ठीक हो गया। तो क्या हम इंजेक्शन और कॉम्बीफ्लेम को स्किप करके ये कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं कि बहुत सारा पेन है तो पेन मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप दवाई से, लेकिन वी आर नॉट, मतलब हम जब भी दवाई ले रहे हैं तब उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकली तो आपको लिथोट्रिप्सी करना पड़ेगा या फिर कुछ लेजर के थ्रू या किसी और के थ्रू सर्जरी करनी पड़ेगी, उसका इलाज है ये। लेकिन जब हम एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट उसके साथ एड ऑन करते हैं तो हम किडनी के स्टोन को, अगर उसका साइज ऐसा है जो बाहर निकालना है, 5 mm तक के बहुत सारे स्टोन तो मैंने खुद ने देखे हैं कि सेम डे को निकलते देखा है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को निकलते देखा है। मेरे पास अच्छे वीडियोस हैं लोगों के, या अच्छे मतलब केस हिस्ट्रीज हैं मेरे पास, कि आज जैसे आया टिप पे किडनी स्टोन अटक गया है, हमने रिपोर्ट निकाला, डॉक्टर ने बोला यू हैव टू गो फॉर सर्जरी, और पेशेंट को लगता है कि मुझे शायद इससे बचना है, दे कम टू मी एंड दे गो होम आफ्टर ट्रीटमेंट, या समटाइम मेरे क्लिनिक में ही, क्योंकि मैं ऐसे केसेस को हाइड्रोजन देता हूँ, एक्यूपंक्चर देता हूँ, गुआसा करता हूँ, मोक्षा करता हूँ, और उसके लिए स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, एंड आई हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। हाइड्रोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं का क्या मतलब है? हाइड्रोजन एक थेरेपी है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत जब कम हो जाती है, क्योंकि जब भी कहीं पेन होगा तो आप अपने आप को स्क्वीज करते हो। अब किसी के पेनिस में बाहर आके स्टोन अटक गया तो क्या होगा, यूरिन नहीं होगा, पेन होगा, जलन होगी, तो आदमी और अपने आप को स्क्वीज करेगा। जैसे ही आप उसको ऐसा ट्रीटमेंट दोगे कि उसका मसल रिलैक्स हो जाए, उसमें हाइड्रेशन बढ़ जाए, तो ये स्लिपरी मूवमेंट बनाने हैं, एक्सपेंशन होना चाहिए, डायल्यूशन होना चाहिए, और रिलैक्सेशन होना चाहिए। किडनी अपने आप कारगर कर एनर्जी है उसके पास, अपने आप को हर बीमारी को ठीक करने का शरीर में सब कुछ ताकत है, वो अपने आप सारा काम करता है, नेचुरली करता है। ओके, थायराइड भी ठीक हो सकता है? मेरे पास थायराइड के कुछ ठीक केसेस के रिकॉर्ड्स हैं, बट हर पेशेंट को मैं नहीं बोल पाता, क्योंकि मैं मिनिमम 6 महीने का प्रोटोकॉल बनाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक कॉमन तो हैं, लेकिन लोग इसको बहुत छोटी सी बीमारी समझ के उसको सीरियसनेस के साथ इलाज नहीं करते। अगर 3 से 6 महीना ढंग से इलाज किया जाए, उसमें एक्यूपंक्चर है, इसमें आर्क्यूरोलॉजी है, जो कान का एक्यूपंक्चर है, वेरी इफेक्टिव है। उसके साथ एक थेरेपी है कैटगट, वो 24/7 आपकी बॉडी में, जैसे कोई सर्जरी होती है, सर्जिकल थ्रेड जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको कैटगट बोलते हैं, कैटगट थेरेपी करते हैं, जो 24/7 एटलीस्ट 23 to 25 डेज आपकी बॉडी में रेगुलर स्टिमुलेशन होता है थायराइड का, उससे उसको ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस देखे हैं जिसका 10 हो, TSH बढ़ा हुआ हो, उसको 1 महीने के अंदर 1.5 पे लाके भी मैंने देखा है। आई हैव रिपोर्ट्स, सो आई कैन टॉक। तो ठीक ही हो गया फिर? डेट ठीक हो गया, लेकिन ये टेम्पोररी ठीक हो गया। ओके, रेगुलर ठीक होने के लिए टाइम चाहिए, जिससे अगर कम से कम आप 6-8 महीना अपने आप को पूरा ठीक कर पाओ किसी बीमारी को, तो आप ऐसा ठीक बोल सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए वो रिपोर्ट ठीक हो जाएगा, लेकिन थायराइड ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर बार में वही पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपने रेगुलर उसका ट्रीटमेंट किया तो ठीक हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है ना, सॉरी आप बोलो, कि
कोई थायराइड का ट्रीटमेंट कराने आया 6 महीने, उसने बोल दिया कि अब मेरे को थायराइड ठीक कराना ही है। आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, बट थायराइड ठीक करते करते उसकी 2-4 और बीमारियां भी ठीक हो गई। बिल्कुल सही है। मेरे पास एक केस है, वीडियो है मेरे पास उनका। अभी उनकी उम्र कुछ 73-74 होगी। उनका 150 mg थायरोक्सिन चल रहा था सालों से। उनके बाल चिप हो गए, बाल निकल गए लगभग, उनकी नाखून सारे चिप हो गए, वजन बहुत बढ़ गया, और उनको डेवेटेड सिप्टन पॉलिप्स। सो डॉक्टर्स ने बोला कि आपको जो है सर्जरी लगेगी, लेकिन एक बार में नहीं होगा, 2 से 3 बार सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उनको इसने तो मेरे पास आना था कि मेरा ये मतलब सांस लेना ईजी हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 12-13 साल पहले की। वो सर्जरी अभी 13 साल में ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो उनका TSH इतना हाई होता था जिसके लिए उनको 150 mg मेडिसिन लेनी पड़ती है, अब उनको शायद 25 और 50 mg पे रखा जाता है इतने सालों में। और उनका जो वजन था वो कम से कम हो गया होगा 12-15 किलो। वेट लॉस में भी हेल्प करता है बहुत सारा। उसके बाद उनके बाल वापस आ गए, अच्छे से सांस ले सकती है, उनके नाखून सही हो गए, ऐसा उन्होंने स्टेट किया है। और फिजिकली आई कैन सी टू इट। ओके, तो वेट लॉस में कोई आप ऐसा पॉइंट बता सकते हो जो अभी दर्शक खुद घर बैठे दबाएं, जिसकी वजह से खाना और ये सब तो है ही साइड में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्यूप्रेशर से हम वेट लॉस कैसे वेट लॉस कैसे कर सकते हैं? सो वेट लॉस के लिए पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। अब उसको मैं आपको वीडियो बना के एक भेजूंगा, क्योंकि एक दो बता तो दो। अभी देखो, मैं लोगों को बोलता हूँ पहले थायराइड अगर है, हाँ, तो थायराइड के लिए हमने एक पॉइंट थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया, ये बड़ा अच्छा है। खाली इसको आपको दबाने से आपका थायराइड का फंक्शन बराबर रहता है। अच्छा, इट्स वेरी इफेक्टिव। फिर थायराइड के लिए मैं यहाँ पे लोगों को इस तरह से मसाज करने को बोलता हूँ। तो इस तरह से उनका थायराइड, पैराथायराइड, और उसके साथ आजकल जो बहुत सारे बोन्स रिलेटेड इश्यू होने लगे हैं उसमें भी अच्छा होगा। उनको डाइजेस्टिव सिस्टम उनका इम्प्रूव हो, उनको ब्रीदिंग कैपेसिटी उनकी इम्प्रूव होगी, उसके साथ साथ स्लीप एपनिया को भी फ़ायदा होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट के साथ साथ मैं लोगों को, जब हम इस तरह से अपने एल्बो को हाफ फ्लेक्स करते हैं, तो यहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि आप इस तरह से प्रेशर पॉइंट करो, जैसे आपने बाकी सारे प्रेशर पॉइंट किए। जब यहाँ पे रिस्ट क्रीज है, रिस्ट क्रीज के हाथ को रखो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे अंगूठा रखो आप, और इसके नीचे हाथ रख दो, और इसको 10 से 12 बार 20 बार तक आप प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा दुखना चाहिए। अच्छा। प्रेशर का मतलब प्रेशर फील होना चाहिए आपको। तो 20 बार तक आप करो, दिन में 2 बार करो। इससे क्या होगा कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है बहुत एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा, लीवर का भी फंक्शन इंप्रूव होगा, और मेटाबॉलिक कंडीशन जो बहुत ज़्यादा बॉडी में होते हैं इसको बहुत सपोर्ट करता है। और ये तो सब BMI को बैलेंस करेगा, और आपका लीवर फंक्शन इंप्रूव होगा। ओके, गैस एसिडिटी कम होगी, ब्लोटिनेस कम होगा। जब ब्लोटिनेस कम होगा तो आपको अपने आप लगेगा कि मैं लाइट फील करता हूँ। बट प्रेशर पॉइंट और भी बहुत सारे होते हैं। अब क्या होता है, उसके लिए करने पड़ते हैं, तो मैं कभी ना कभी उसको, अभी ये कंडीशन में थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम है, बट ये खाली 2 पॉइंट भी करेंगे तो अगर हार्मोनल कंडीशन की वजह से और गैस एसिडिटी की वजह से अगर वेट ज़्यादा दिखता है तो कम हो जाता तो 2 पॉइंट आपने बताया, एक तो ये और एक ये भी बताया, ये 3 थायराइड। बताया। हाँ। ओके, और थायराइड से अल्टीमेटली आपका वेट लॉस में भी हेल्प होगा। यस, बिकॉज थायराइड फंक्शन बढ़ेगा। करेक्ट। कोई जैसे आप हमें पॉइंट्स बता रहे हैं, कोई ऐसा तरीका है कि हम खुद से जांच सकें कि हमारा जो भी एक्यूप्रेशर डॉक्टर हमारे पास हमें इलाज करने आ रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब हर कोई बंदा तो आपके पास नहीं आ पाएगा इस टाइम। कोई तरीका है जांचने का कि ये हम जांच सके कि ये बंदा हमारे लिए सही एक्यूप्रेशर देखिए, पॉइंट्स दबा रहा है या ये गलत? बड़ा भारी क्वेश्चन है, मेरे लिए भी जवाब देना भी मुश्किल है। लेकिन क्या होता है कि पहले तो आप रेफरेंस के थ्रू ही, अच्छे रेफरेंस के थ्रू आपको कोई भी डॉक्टर चूज़ करना चाहिए। एक्यूपंक्चर, फिर भी एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हैं, ट्रेन कहाँ से है, उनका कोर्स कहाँ से किया है, किसके अंडर में उनकी ट्रेनिंग हुई है, उनका क्या सर्टिफिकेशन है, ये जानना, और उसके साथ साथ उनके क्या रेफरेंसेस आपने देखे। जैसे हमको भी ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने उठाया होगा, और हमको भी ये बोल के कि मैं बड़ा अच्छा हूँ जवाब नहीं दे सकता। लोग रिजल्ट देखते हैं, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं, उसके बाद आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। डॉक्टर या थेरापिस्ट जो भी है अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया आपके सिलेक्शन का यही होना चाहिए
कि वो कहाँ से आया, किसने रेफ़र किया, उसके क्या केसेस आपने देखे हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इससे ज़्यादा बोलने में बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी हर बार सही कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओके, हो सकता है कभी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर बाय चांस कोई गलत पॉइंट दबा दिया तो उससे क्या होगा? देखिए, गलत पॉइंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट्स हैं। ओके, आँख के पास नीडल नहीं लगानी है, गले के ऊपर नीडल नहीं लगानी है, ये थ्रोट एरिया में नीडल अवॉइड करना है, जेनिटल एरियाज़ के पास नीडल अवॉइड करना है, लीवर के पास कहीं और लंग्स, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत होती है। ऑफकोर्स उसके लिए बहुत सारा स्पेशलाइजेशन लगता है। प्लस एक्यूपंक्चर का जो साइड इफ़ेक्ट है, जो ट्रीटमेंट अगर अच्छा भी होगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि वो साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए कई बार, अनटिल अनलेस की कोई गलत जगह निडल लगा दे और न्यूमोथोरेक्स हो जाए, लंग्स पंक्चर हो जाए, लीवर पंक्चर हो जाए, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन कभी कभी एक्यूपंक्चर के बाद बॉडी का जो सेल्फ इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, उसके वजह से 1 या 2 दिन आपको चैलेंजेस फील होंगे। आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, आपको पेन बढ़ सकता है, आपको डिजीनेस हो सकती है, बट दैट इज़ वेरी गुड साइन फॉर एक्यूपंक्चर। क्यों? क्योंकि जब आपको इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है तो थोड़ी देर के लिए कुछ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जैसे किसी ने, आपको पता होगा, बच्चों को हम लोग टीके लगवाते हैं, उसके बाद बच्चा 1-2 दिन तक बीमार हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है। तो वही सेम इम्यूनाइजेशन प्रोसेस राइट ट्रीटमेंट करके भी आपको 1-2 बार हो सकता है। दैट इज़ ओके। कोई एज लिमिट भी है कि इस एज से कम के लोग नहीं करवा सकते एक्यूप्रेशर? 6 महीने का बच्चा हो, उसके नीचे वालों को मैं नहीं बोलूँगा। ओके, बाकी उम्र के लिए तो मैंने 93, 95 तक, 97 तक के पेशेंट मतलब कोई भी करा सकता जी। है। इनफैक्ट आप बोल रहे थे कि बच्चा डिलीवर भी आपने एक्यूप्रेशर के मैंने थ्रू किया करा है है। जी, मैंने खुद किया है और 1-2 और बच्चा बार डिलीवर करवाया आपने खुद ही? मैंने खुद ने किया है। अपने 2 बच्चे मैंने किए हैं और एक और बड़ा केस किया था 2 साल पहले। कुछ ऐसे कंडीशन थे उनको कि उनको सी सेक्शन नहीं हो सकता था। ओके, तो जब 6-7 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो एक दिन मेरे पास शाम को फ़ोन आया कि ऐसे केस है, आप करोगे? मैंने डेफिनेटली करूँगा। हमारे यहाँ आए और फिर नेक्स्ट डे मैं भूल गया कि नेक्स्ट डे वो लेडी नहीं आई मेरे पास। फिर हमने दूसरे दिन, तीसरे दिन हमको याद आया तो हमने टीम को बोला पता तो करो क्या हुआ, कहाँ है। तो पता किया तो उनका फ़ोन भी नहीं उठा। 4th डे में बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे फ्रूट्स, चॉकलेट्स और एक अच्छा सा लेटर बना के भेजा। और उस जब भी हमारे पास आई थी उसी दिन घर पे पहुंची, खाना खाते खाते उनको लेबर पेन बढ़ा और शी वेंट टू हॉस्पिटल एंड डिलीवर्ड द बेबी नॉर्मली। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, अच्छा लगता है। तो मतलब अगर किसी का सी सेक्शन नहीं हो सकता और नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक्यूप्रेशर से वो ठीक कर सकता है? डेफिनेटली एक्यूपंक्चर ट्राई कर सकता है। आफ्टर 270 डेज ऑफ द थेरेपी कुछ पॉइंट्स है स्पेशल जो मतलब उसको आप प्रेशर करो, और या इवन हॉस्पिटल में हम लोग अभी कर सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी है, ट्रेन है तो कर सकते हैं। कोई ऐसे सॉल्यूशन भी है कि ये फर्टिलिटी में हमारे साथ काम आ सकता है कि हो सकता है कोई लेडी मदर नहीं बन पा रही हो या किसी मेल में प्रॉब्लम हो, फर्टिलिटी इश्यूज हो, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं? क्या होता है ना कि बहुत सारे केसेस में हार्मोनल इश्यूज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। मेरे पास 1-2 अभी रिसेंट के एग्जांपल्स हैं। एक लेडी का प्रोलैक्टिन वाज 56 और वो खुद बहुत बड़े हॉस्पिटल की मालकिन है, नाम नहीं ले सकता। और उसके बाद से उनको जो है मेरे पास पहले भी आई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, थोड़े दिन के बाद चली गई। फिर दोबारा पता नहीं उनके दिमाग में आया, बोली कि मैं आ रही हूँ, ला जाइए। तो 56 उनका जो प्रोलैक्टिन था, मैजिकली अगेन इट्स वेरी टफ टू क्लेम कि हर बार ऐसा होगा या हो ही सकता है, लेकिन विद इन 6 डेज 56 से वो 16 पे आई हैं और विद इन 1 मंथ शी गॉट प्रेग्नेंट। मुझे लगता है उनका 3-4 साइकिल IVF का फेल था और उसके बाद से उनको 2 जुड़वा बेबी हो गई। मतलब IVF का साइकिल जिसका फेल हो रहा है वो भी हम क्योर कर सकते हैं? मेरे पास एक और केस है। देखिए, बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन जो बहुत ऐसा स्पेशल है वो मुझे शेयर करने में अच्छा भी लगता है। एक लेडी को 7 टाइम्स IVF फेल। 7 टाइम्स। ओके। और उसके बाद उम्र हो गई 33। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अब तो मैं बेबी मतलब होगा ऐसा तो सोच नहीं सकती, लेकिन उनके हस्बैंड को बैक का इशू हो गया। शी यूज्ड टू स्टे एट
घाटकोपर। तो वहाँ से मेरे पास उनके हस्बैंड के बैक पेन के लिए रेफर हुआ वो केस। और वो लेडी मेरे पास आई तो उसने बोला कि मेरे ऐसे ऐसे है, आप 3-4 दिन ट्रीटमेंट के बाद उनको बैक में फ़ायदा हो गया, डॉक्टर ने बोला था सर्जरी करनी पड़ेगी, वो बचने लगा, फ़ायदा होने लगा। तो मैंने बोला 20 दिन का मिनिमम इनका ट्रीटमेंट है, उसके बाद देखेंगे कैसा लगता है। फिर 1-2 दिन 4 दिन के बाद वैसे बैठे बैठे फिर वो बोली सर मुझे कंसल्ट करो। बोला ठीक है आ जाओ। तो उसने अपनी हिस्ट्री बताई तो बोली कि मैं अभी प्रेगनेंसी के लिए कुछ नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे डिटॉक्स कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने डिटॉक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं कि एक बार इससे कंसेंट लेता हूँ और पूछता हूँ कि तुझे फिर से ट्राई करना है, 33 स्टिल यंग यू नो। सो वी ट्राइड फॉर हर, विद इन 45 days शी गॉट प्रेगनेंट नेचुरली। अच्छा, और एक बेटी हो गई नेचुरली, नॉट विद द IVF, नेचुरली बेबी हो गई। उसके बाद फिर 3 साल बाद वापस मेरे पास आई, बोली मुझे दूसरा बच्चा भी करना है। शी गॉट प्रेग्नेंट अगेन एंड 2 kids शी हैव। सो ऐसे भी केसेस हैं। अभी एक केस है, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और मैं अभी तक उन्होंने मेरे वीडियो नहीं बनाया तो नाम नहीं लूँगा, अच्छा काम कर रहे हैं। 45 की एज में शी स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड शी सेड आई वांट टू हैव बेबी, बट IVF का उनका पूरा चल रहा था। उसके पहले 1-2 बार किया था तो फेल हुआ, लेकिन फिर से उन्होंने ट्राई किया। दे कम टू मी ऑलमोस्ट 24-25, मैंने उनको 40 days का प्लान बनाया था। 25 days के बाद उनका IVF प्लान हुआ और उसमें उनको प्रेगनेंसी आई। अभी उनको बेटा भी हो गया और अभी पूरा पैसा भरवा लिया था मैंने तभी, और अभी बाकी के पैसे अब वसूल होंगे दूसरे ट्रीटमेंट के साथ। तो फर्टिलिटी के लिए आप कोई पॉइंट्स अभी बता सकते हैं? देखिए फर्टिलिटी के लिए जो पॉइंट्स हैं मैम, मैं लोगों को बोलता हूँ कि पहले तो हार्मोनली बैलेंस रखो, आपका खाना पीना सही रखो, आप रिलैक्स रहो। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मतलब जो मैं देखता हूँ PCODs है या फिर उनको जो है कहीं ना कहीं MH काफ़ी लो हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कम हो जाती है। तो एक्यूपंक्चर को मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। उसके साथ साथ उनको मैं हाइड्रोजन थेरेपी देता हूँ, उनको मैं कोलोन हाइड्रोथेरेपी करके डिटॉक्स करता हूँ, बिकॉज दिस गट एरिया शुड गेट क्लीन। पूरा बेल्ट ब्लॉक जिसको एक पूरा बेल्ट एरिया बोलते हैं, वो जितना क्लीन और रिलैक्स रहेगा, उसके साथ आपका माइंड जितना रिलैक्स रहेगा, बॉडी थ्रू एक्यूपंक्चर जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेगी, आपका नर्वस सिस्टम जितना रिलैक्स रहेगा, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फॉर द प्रेगनेंसी। क्योंकि सक्सेस रेशियो ऑफ द IVF अगेन इज समवेयर 35-36%। उसमें कौन 36 में फॉल करता है पता नहीं अपने को, इस नाते बहुत बार लंबे लंबे टाइम तक भी सक्सेस नहीं मिलता है। हमारी थेरेपी से उनको हार्मोनल बैलेंसेस, जैसे कोई पॉइंट्स अगर आप बता सकें। बताऊंगा। उसके साथ साथ जो है उनका वेट मैनेजमेंट, उसके साथ उनका रिलैक्सेशन मैनेजमेंट, नर्वस सिस्टम को, क्योंकि जब आप ऐसे एग्ज़ाम से गुजर रहे होते हैं तो बहुत बार आप स्ट्रेस हो जाते हैं, और जो आपको इंजेक्शंस वगैरह भी डाले जाते हैं वो भी आपको बहुत एकदम टाइट कर देते हैं, बहुत स्ट्रेस कर देते हैं। तो उसके लिए जो हमारी थेरेपी उनको बहुत हैंड टू हैंड अच्छी करती है। और बहुत सिंपल सा एक टेक्निक मैं बताऊंगा, समझिए एक बार कि रेगुलरली ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए वो आप जो भी हैं उनको करना चाहिए। उसके साथ ऐसे हाथ लेंगे अपना, और ये समझिए 3-4 अंगुली के ऊपर, अंगुल के ऊपर इस तरह से हाथ लेंगे और इसको रोज यहाँ मसाज करें। अच्छा, बहुत इफेक्टिव होगा उनको हार्मोनल। लेफ्ट या राइट? दोनों साइड पे, दोनों हाथ में। मैं लोगों को बोलता हूँ पेंसिल लो और ये साइड पे लेके इस तरह से करो, लेकिन खाली ये करने से भी उनको बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हुए हैं उसको अच्छा इम्पैक्ट होगा। और इसके साथ ये जो मैंने 3-4 पॉइंट पहले बताएं, अगर रेगुलर करें तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये तो आपने वो पॉइंट्स बताए हैं, जैसे पुराने ज़माने में अभी भी लोग चूड़ियाँ पहनते हैं ना, तो उससे तो मैं आपको बताता हूँ कि चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं और रेड क्यों पहनते हैं। रेड क्योंकि रेड क्या करता है, वो एनर्जी पॉइंट को बढ़ाता है, एंड इम्प्रूव करता है एनर्जी को। दुल्हन ही बच्चा पैदा करने के लिए पहले इस नाते शुरू में उनको चूड़ा पहनाया जाता है जी। और ये रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। तो जो सोने की अंगूठी जो पहनाई जाती है उसके पीछे रीजन यही होता है कि सोना एनर्जी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। और यहाँ पे पेरिनियम पॉइंट है जो सेक्सुअल एनर्जी को इंक्रीज करती है। अच्छा। तो जैसे ही इंगेजमेंट होता है तो क्या उम्मीद करते हैं कि पति पत्नी की शादी होगी,
उसके बाद उनको फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी बढ़ती रहे, इसके नाते उनको इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। प्लस चूड़ा पहनाया जाता है और उनको जो है सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स हैं बॉडी के, नोइंगली अननोइंगली वो एक्यूपंक्चर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो, एनर्जाइज हो जाए, आपको जो है चूड़े पहनाए जाते हैं जो आपको हार्मोनली बैलेंस करे। कुछ चीज़ों को एक्सेस किया जाता है, कुछ चीज़ों को लो किया जाता है। जहाँ पे चांदी पहनाया जाता है वो एनर्जी को सीडेट करता है। कहाँ पहनते हैं चांदी? पैर में, राइट, पायलिया पहनाते हैं। और जहाँ पे एक्सेसिव एनर्जी चाहिए होती है, टोनिफिकेशन करना पड़ता है, वहाँ पे गोल्ड पहनाया जाता है, वहाँ पे रेड पहनाया जाता है। इस नाते शादी में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें रेड रेड रहती हैं, हर धर्म में ऑलमोस्ट रेड होती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से जुड़ी हैं। अब देखो यहाँ पे टीका लगाते हैं रेड, पिट्यूटरी पीनियल बैलेंस होता है। यहाँ पे सारे जो पीनियल एरिया है आपका और पिट्यूटरी एरिया है वो बहुत सारे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करता है। तो पिट्यूटरी पीनियल को टोनिफाई करना है। अच्छा, जहाँ बिंदी लगाते हैं जी। सो वो एनर्जी का एरिया है जो आपके सिस्टम को बैलेंस करता है, एनर्जाइज करता है, अवेक करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके। जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं कुछ ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो क्या एक्यूप्रेशर से हम अपने स्किन का ग्लो या फिर रिंकल्स ख़त्म कर सकते हैं? जो आजकल बोटॉक्स फिलर्स चल रहे हैं, क्या हम बोटॉक्स फिलर को हटा के एक्यूप्रेशर से अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं या रिंकल्स रिमूव कर सकते हैं? सो आप दुनिया की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी में से एक का नाम था लेडी क्लियोपैट्रा। करेक्ट, सुना है आपने? जी। और आपने उनका एक बैंड देखा होगा कहीं तो? हाँ। वो यहाँ पे हमेशा एक प्रेशर पॉइंट जो मैंने बताया पिट्यूटरी और पीनियल को प्रेस करता था। ओके। बहुत सारे लोग टैटूज बनाते हैं, जो यहाँ पे टैटूज है या यहाँ पे टैटूज आपने देखा होगा, यहाँ पे टैटूज हैं जो काफ़ी, जैसे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो ट्राइब्स के लोग हैं, वो यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स बना के रखते हैं टैटूज। अब फैंसी टैटूज बहुत बनते हैं, लेकिन ये सारे साइंटिफिक टैटूज हैं। अच्छा। सारे ब्यूटी पॉइंट्स हैं। एक्यूपंक्चर का जो काम है वो एक्चुअली ब्यूटी इन एंड आउट का काम है। मैं तो बोलता हूँ कि ना केवल फेस के रिंकल्स को, बॉडी के रिंकल्स को भी हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्यूपंक्चर, जो एक्यूट पंक्चरिंग है, वो खाली निडल नहीं लगती है, वो बॉडी के मेरिडियंस पॉइंट्स को डिनोट करते हुए, आपके प्रॉब्लम को समझते हुए, सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ किस लेवल पे बढ़ना चाहिए, क्या डेप्थ के साथ वो पॉइंट आप टच करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान करते हैं। okay. स्किन में जो ग्लो आता है उसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप नेचुरल थेरेपीज की तरफ जाते हैं, जब आप नेचर को प्रमोट करते हैं, तो आप बॉडी के सारे एलिमेंट्स को समझते हैं। स्किन काला क्यों हो गया, उसके पीछे का रीजन ये है कि एक समय के बाद बॉडी में हीट बढ़ रही होती है। हीट जब बढ़ेगी तो हीट की एक प्रॉपर्टी, अगर आपने एक माचिस लिया, किसी चीज़ को जलाया, तो फ्लेम किधर आएगा? ऊपर की तरफ आता है। तो जब ऊपर आता है तो सबसे पहला उसमें क्या कवर होगा? आपका चेहरा, आपके दांत, आपके दांतों के एनामेल जाएंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होगा, आपके बाल पतले होने लगेंगे और आपका दिमाग हिल जाता है। बहुत सारे केसेस में एसिडिटी वालों का दिमाग खिला रहता है। मैं ऐसा बोलता हूँ, मजाक भी करता हूँ, लेकिन रीजन है उसके पीछे, क्योंकि एक्सेसिव हीट जब बढ़ जाती है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हीट इज एनर्जी, और एनर्जी चाहे जो भी हो, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेगी? आपको डिस्टर्ब करती है। एक्यूपंक्चर के थ्रू जब हम कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका पल्स देखते हैं, उसकी एनर्जी कौन से ऑर्गन में ज़्यादा है, कौन से ऑर्गन में लो है। समझो हीट बढ़ा हुआ है तो क्या करना है? वाटर को इम्प्रूव करना है और हीट को कम करना है। या हीट अपने जगह पे बैलेंस है, लेकिन फिर भी वाटर इतना लो हो गया है बॉडी में, तो वाटर एलिमेंट को किस तरह से इम्प्रूव करना है। इसका मतलब किडनी का टोनिफिकेशन और यूरिनरी ब्लैडर का टोनिफिकेशन, क्योंकि जो पॉइंट्स है यूरिनरी ब्लैडर वो यहाँ से शुरू होता है। अगर ब्लैडर वीक हो रहा है किसी रीजन से तो क्या होगा कि आपके चेहरे का, जिसको हम चेहरे को सेन बोलते हैं एक्यूपंक्चर की भाषा में, तो सेन की चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम हो गई तो आप बोलते हैं कोलेजन कम हो रहा है। कोलेजन कहाँ से आता है? सर्कुलेशन से आता है।
जब जो एनर्जी बढ़ाने वाली चीज़ है अगर वो वीक होगी तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को नुकसान होगा। अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे एसआई है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी है, यहाँ पे एलआई की एनर्जी है, लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी है। तो जब सारे एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं उसके बाद क्या कम है क्या ज़्यादा है उससे रिलेटेड एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स करते हैं। उसके साथ साथ लोकलाइज, यहाँ काला हो गया, यहाँ काला हो गया, यहाँ पिगमेंटेशन हो गया, वहाँ पे एक्यूपंक्चर करते हैं, प्लस डिजिटली उसको एनर्जी के थ्रू सपोर्ट करते हैं। सो बॉडी की सुंदरता बढ़ती है। अब उसको हम लोग कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर नाम देते हैं क्योंकि लोगों को एक अच्छा नाम भी चाहिए। प्लस लोग बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन वो टॉक्स डाल रहे हैं। टॉक्स का मतलब क्या होता है? टॉक्सिन। कोई भी समझदार आदमी होगा, पढ़ा लिखा, मैं बुराई नहीं करने के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन वो टॉक्सिन अगर डालता है तो उसका 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल के बाद जो इफेक्ट है बहुत सारे केसेस में अपने को देखने को भी मिलते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं भी मिल रहा हूँ तो वो अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं और दे आर लुकिंग बेटर देन द टॉक्स पीपल। अच्छा, बिकॉज ऑफ एक्यूप्रेशर। बिकॉज ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, पूरी दुनिया में होता है। तो आप जहाँ भी चाहें पहले नेचुरल ट्राई करें, उसके बाद जो करना है करें। मैंने कहीं पढ़ा था कि पिगमेंटेशन आप नहीं हटा सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। सो मैं ही एक ऐसा हूँ जो इस मिथ को तोड़ रहा हूँ। मेरे पास पिगमेंटेशन के ऐसे सैकड़ों वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं जो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको भी बहुत पब्लिसाइज नहीं करता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों में घुसा हूँ। हो सकेगा तो थोड़े दिनों में मैं पोस्ट करना चालू करूँगा। जब मैं इसके रिलेटेड कोई स्पेशल सेंटर खाली बनाऊँगा तो मैं वही दिखाऊँगा लोगों को, देखो पिगमेंटेशन ठीक होता है। तो फेस का ग्लो लाने के लिए आप 2-4 पॉइंट्स आपको आज ज़रूर बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, चाहे बंदा बीमार हो चाहे वो स्वस्थ हो, किसी भी स्टेट में हो, सबको सुंदर दिखना तो है ही। सो आप मेरा एक यकीन करिए, एक बहुत बड़े संत हैं देश के जो पूरा हेल्थ के ऊपर काम करते हैं जी। उनके बहुत बड़े ऑफिसर हैं जिनको बहुत पिगमेंटेशन हो गया था। अभी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, उनसे पूछा भी नहीं है, लेकिन मैं ये टूथपिक से उनको बोलता था कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हो रहा है तो खाली सर्कुलेशन ही गड़बड़ हो रहा है। या तो आप हिट करके काला कर लो, चोट लग गया है, नहीं तो अंदर से सप्लाई नहीं हो रही, ये तो बच्चा भी समझ सकता है जी। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारा आजकल पील्स करते हैं जो स्किन को फिर से अगर अलग ढंग से एक्सपोज करते हैं, उससे साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हो रहे हैं लोगों के। मैं लोगों को बोलता हूँ 10 दिन तो ट्राई करो, फिर 20 दिन ट्राई करो, उसके बाद कुछ और एडवांस चीज़ें हैं उसको ट्राई करेंगे। तो बेसिक सबसे जो मैं बता रहा हूँ, ये टूथपिक किसी भी एक्यूपंक्चर और डर्मेट डॉक्टर या एक्यूपंक्चरिस्ट से बिल्कुल कम नहीं है। इट्स सो इफेक्टिव। आप खाली, मैं सबके लिए, सब बहनों के लिए बोलूँगा कि केमिकलाइजेशन को जितना हो सके कम करिए, पहले खुद से ठीक करिए, उसके बाद ज़रूरत होगी तो जो इच्छा हो आप करिए। यहाँ पे देखिए मैंने जो पॉइंट पहले बताया था, और ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट दिन में प्लीज़ ले लो आप। मेरा एक इस तरह से देखिए, इसमें क्या करना है, यहाँ लिया आपने और इसको इस तरह से खाली थोड़ा सा फील हो कि चुभता है, एक अंदर से आउच की फीलिंग आवे, बहुत प्यार से नहीं, थोड़ा तो आपको दुखाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये आपका सेंटर होने के बाद ये सेंटर ऑफ द एब्रोच की तरफ जाइए। एक राइट पे समझो मैं गया, मैंने इसको इस तरह से लिया, फिर मैंने इसको इस तरह से लिया, उसके बाद फिर ये जो आपका आईब्रो का आउटर एरिया है, आउटर के अंदर साइड पे जाएंगे तो इस तरह से इसको एक जीरो बना दीजिए। यहाँ पे मोस्टली लोगों का पिगमेंटेशन का एरिया ये होता है जिसको हम लीवर पैचेस करते हैं बोलते हैं। फिर ये जो आप आँख है आपका सेंटर पे चाहिए, ये जो ऑर्बिट है इसको अवॉइड करिए, कभी भी यहाँ मत जाइए। और सेफर साइड के जाने के लिए जो आपके नोज की जो सेकेंड कट है वहाँ से लीजिए और इसको जो है इस तरह से लीजिए, इस तरह से इसको लीजिए, ये साइड पे भी आपको जीरो बनाना है। और यहाँ पे जो मैंने बताया ब्यूटी पॉइंट है, यहाँ लीजिए और फिर उसके बाद जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन हुआ है ये आपका रेगुलर पॉइंट हो गया, यहाँ पे रोज करिए। उसके साथ जहाँ पे आपको पिगमेंट हो गए हैं वहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर टक, उसके बाद इसको जीरो बना दीजिए, सेंटर पॉइंट पे टक, फिर उसको ऐसे जीरो बना दीजिए। थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए चुभने की, और जो चुभने वाला एरिया है उसको लेना है, ना कि नॉन चुभने वाला। ओके, तो जो प्रिक करता है वही एरिया, उसी से आपको पिन से करना है। खाली आप 15 दिन करिए। जिसको पिगमेंटेशन नहीं है उसको कभी लाइफ में पिगमेंटेशन आएगा नहीं, उसका स्किन, उसका कोलेजन। 10-15 दिन बाद लोग पूछेंगे आपने ऐसा क्या किया, कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप बता देना पिन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। 10-15 दिन में एक इंसान फर्क पड़ेगा,
इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, साइनस को फायदा होगा। आंखों की रोशनी ज्यादा हो जाएगी? यस, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स सर्कुलेटिंग द ब्लड। ये तो हम कॉस्मेटिक बात कर रहे हैं, बट इसका जो फायदा है मल्टीपल इफेक्ट है। ओके ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे को पूरे पॉडकास्ट में जो लगा है, क्योंकि बीमारियां तो हम ठीक करते ही रहते हैं, वो चलती ही रहती है, लेकिन सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा रिलेट कर पाता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जिसको सुंदर नहीं दिखना है। तो क्या हम इसको करके अपना एंटी एजिंग भी मान सकते हैं इसको? देखिए, एजिंग क्या है? एजिंग वही होता है जहाँ पे सर्कुलेशन कम हो जाता है और लिम्फेटिक ड्रेनेजेस ब्लॉक होने लगते हैं। अब यहाँ पे क्यों ज़्यादा एजिंग होता है? क्योंकि अपने बॉडी में जो 3 पार्ट हैं, अगर आप पतले हो दुबले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेंट्स हो पतले दुबले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका थोड़ा भी चबी फेस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम ब्लॉक हुआ है, मतलब लिम्फेटिक ड्रेनेजेस कम काम कर रहे हैं। तो ये जो टूथपिक है ड्रेनेज को ओपन कर देगा। तो जो एजिंग जो हम बोलते हैं, एंटी एजिंग के लिए लिम्फेटिक ड्रेनेजेस को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 फ़ायदा सर्कुलेशन बढ़ा, नंबर 2 फ़ायदा उसके साथ जो मैं देखता हूँ, मतलब जैसे मैंने बताया कि जिसको एजिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ग्रेविटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। Okay. जब ये बाहर निकलता है उसका ही ज़्यादा बाहर निकलता है, जिसका नहीं निकलता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही हमने लिम्फेटिक ड्रेनेजेस ओपन कर दिया, एजिंग अपने आप कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कैसे? इधर से ये सारे पॉइंट्स बस। और दिन में एक बार करना है इसे? दिन में एक बार बहुत ज़्यादा है, ओवर स्टिमुलेशन की कहीं ज़रूरत नहीं है। दिन में एक बार काफ़ी है। और कितने मिनट्स के लिए? मिनट नहीं करना है, खाली एक बार एक जगह, दूसरी बार दूसरी जगह, अच्छा, तीसरी, मतलब एक बार से ज़्यादा की जरूरत ही नहीं। 1 मिनट में पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, उससे कम रादर टाइम में हो जाएगा। ओके, मतलब इतना क्विक है ये? बहुत ज़्यादा। मैंने बताया, नाम नहीं ले पा रहा हूँ उस व्यक्ति का, नहीं तो उनका स्किन काला हो रहा था और उनकी कंपनी सबसे ज़्यादा स्किन के प्रोडक्ट्स बनाती है। अच्छा खुद ही आप सोचो और बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन हो सकता है वो। ठीक है। आपने बोला स्किन काला हो जाता है तो हमारा ब्लैडर कमज़ोर हो गया है? नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि मेरिडियन, कौन से मेरिडियन पे ज़्यादा डार्क पैचेज आते हैं उसके हिसाब से मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक, फेस है इस नाते आप कॉस्मेटिक बोलते हो, लेकिन फॉर एन एक्यूपंक्चरिस्ट इट्स अ बीमारी ऑफ मेरिडियन। आई हैव टू चेक द मेरिडियन, विच मेरिडियन इज बिकमिंग वीक। सो अपने को वहाँ देखना है। मेडिकल साइंस में एक ही गोली सारे दर्द के लिए काम करती है। हमारे साइंस में मेरिडियन एक पेन का रीजन हो सकता है। कौन से मेरिडियन पे पेन हो रहा है, मसल का है कि उस मेरिडियन की वीकनेस की वजह से हो रहा है, उसको मुझे टोनिफाई करना है कि सीडेट करना है, वो मुझे मेरिडियन को देखते हुए समझना है। तो मतलब आपको शक्ल देख के पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गन में थोड़ा गड़बड़ है? जी। नस देख के भी? नस देख के भी पता चलता है, शक्ल देख के पता चलता है, आदमी की आंखें देख के पता चलता है, जब वो कैसे बात करता है वो भी पता चलता है। तो मेरी सब चीज़ें सही चल रही है? आपको सब सही चल रही है। नहीं, मेरी शक्ल से लगता है मेरा दिल सही चल रहा है। आपका बहुत अच्छा चल रहा है। दिल थोड़ा कमज़ोर है मेरा। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल पूछूंगी मैं आज के लिए जी। कोई ऐसा बंदा जिसने गिव अप कर दिया हो सारी चीज़ों से, उसका कुछ ठीक नहीं हो रहा, उसने दुनिया भर की सारी मेडिसिन, दवाइयाँ, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब कुछ ट्राई कर लिया हो, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो आपको एक ऐसे डॉक्टर या ऐसे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है जो खाली इस नाते आपके साथ ना जुड़ा हो कि आपसे पैसे चार्ज करते हैं, आपके साथ हो, कितना खड़ा है आपकी बीमारी में आपको समझते हुए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गिव अप करने के बजाय जितना हो सके अपने आप को फाइटिंग स्पिरिट के साथ हर चीज़ को आप जीत सकते हो। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे। जैसे इंडिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो एलोपैथिक की तरफ जुड़े हैं, कुछ होम्योपैथिक की तरफ जुड़े हैं, लेकिन कोई क्या ऐसी चीज़ है जो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर की तरफ जाने से उन्हें रोक रहा है? क्योंकि इतना फेमस क्यों नहीं है अभी तक इंडिया में? मैडम देखिए, एक्यूपंक्चर अभी तक इस नाते उतना फेमस नहीं हुआ क्योंकि पहले तो आपके देश का नहीं है। हमारे देश का नहीं है? नहीं, जन्म हमारे देश में हुआ लेकिन पला बड़ा चाइना और ऐसे देशों में है। आप देखो, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, ताइवान, ऐसे देशों में एक्यूपंक्चर का विकास ज़्यादा हुआ, इस नाते वहाँ पे एक्यूपंक्चर पे ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट है।
अपने देश में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अवेयरनेस बढ़ रहा है। स्टिल इट विल टेक टाइम, बिकॉज आप देखो लगभग 200 साल 150 साल से मॉडर्न साइंस है, उसके पहले तो मॉडर्न साइंस नहीं था। बीमारी पहले भी होती थी, लोग ठीक होते थे। इसका मतलब लोगों को जो मॉडर्नाइजेशन हुआ उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे ही एक्यूपंक्चर या जो आयुर्वेदा या जो होम्योपैथी या नेचुरल थेरेपीज टाइप की थेरेपीज़ हैं, उनको फिर से थोड़ा मॉडर्न लुक के साथ काम होगा, लोग उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 4-5 सेंटर्स हो गए हैं, लोग आने लगे हैं, लोग बिना एडवर्टीजमेंट के आते हैं, लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं। एक बार खूब ढेर सारे रिजल्ट्स लोग देखेंगे, बहुत सारे थेरेपिस्ट तैयार होंगे देश में, तो अपने आप लोग इसकी तरफ भी आएंगे। मैंने अभी आपकी एक रील देखी थी, फायर से आप एक्यूपंक्चर कर रहे थे, वो क्या, वो अलग टाइप का कुछ है? फायर देखिए एनर्जी बेस्ड थेरेपी है ये। कौन से मेरिडियन की एनर्जी वीक हुई उसको मुझे किस तरह से एक्टिवेट करना है, उसके लिए फायर बहुत काम करता है। अच्छा। और मुझे उसके बहुत रिजल्ट्स हैं। मैं फायर से लोगों की स्किन ठीक कर देता हूँ। बहुत सारे केसेस में मैं स्किन के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो 20 साल 15 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं, सोरेसिस है, एक्जिमास हैं, और आजकल एक कंडीशन बहुत कॉमन होता जा रहा है, उसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसका मेडिकली कोई इलाज नहीं है। अभी मेरे पास एक स्टोरी है, आपके दिल्ली से अंकल आए थे, बहुत दुख के साथ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि मैं शाम को 6 बजता है, मैं अपने आप को खुजाता हूँ, तेल लगाता हूँ, रात को 2 बजे तक शावर गर्म पानी के नीचे बैठता हूँ, रोता हूँ। ऐसा उन्होंने मेरा वीडियो है भी है 87 की एज में, वो मेरे पास आए, लगभग 6 महीना मैंने इलाज किया, आज वो परफेक्टली ऑल राइट है, और अभी वो 5 किलोमीटर 87 की एज में चल सकते हैं। ऐसा उन्होंने बोला। एक वर्ड उन्होंने बोला था जो मैं रोते रोते मैं खुजाते और खून निकलते देख इतना थक जाता हूँ कि ऐसा मन करता है कि छत से छलांग लगा दूँ। अच्छा। ऐसा उन्होंने बोला है। सो ये चीज़ भी अभी एक्यूपंक्चर से ठीक होती है, और मेरे पास बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जो ठीक हो रहे हैं। मैं नहीं बोलता हर आदमी हर चीज़ में ठीक ही हो जाता है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं अगर वो ठीक हो रहे हैं तो मुझे खुशी मिलती है। मेरे पास केस है 93 में स्पाइन फ्रैक्चर हुआ, 95 में खड़े हो गए। 93 में गिरने के बाद आदमी खड़ा भी होगा ऐसा अपन सोच नहीं सकते। वो केस है, वीडियो है मेरे पास। 97 में दोस्ती डाइड ऑल्सो। 93 की एज में 93 में गिरे, 95 में खड़े हुए, चले, और 97 में डाइड। एक स्पाइन का भी वीडियो मेरा इस पे इंस्टाग्राम पे है। 78 में वो लेडी को मैं मिला था, स्पाइन का बहुत खराब इशू था, 70 एज में। अभी वो 88 की एज में आके मेरे पास वीडियो बनाया उन्होंने। 78 में ठीक हुई, 82 में अमेरिका गई, वहाँ पे रोलर कोस्टर करके आई, पूरा एकदम सारे राइड्स करके आई। अच्छा। 88 में अभी मेरे पास आके मेरे पास वीडियो बना के। सो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हमें खुशी मिलती है कि इस थेरेपी के थ्रू, नेचुरल थेरेपी के थ्रू हम लोग ऐसे केसेस। सोराइसिस, एक्जिमा जैसी बड़ी बीमारियाँ कितने समय में ठीक हो सकती हैं? नॉर्मली डिपेंड करता है क्या सीवियरिटी है। मैं 1 साल मिनिमम बोलता हूँ, क्योंकि इसका कोई, हम तो दवाई नहीं दे रहे हैं, बिना दवाई के इलाज करते हैं, तो हमेशा बोलते हैं टाइम आपको देना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर उनको फ़र्क दिखना चालू हो जाता है, खुजली बंद हो जाती है, रिकवरी स्टार्ट हो जाता है 3 महीने में। ओके। जो आजकल नए बच्चे हैं, नए यूथ हैं जो अब शायद अपना करियर स्टार्ट करेंगे, उनके लिए कोई मैसेज है आपके तरफ? आज के बच्चे एक्चुअली हमसे बहुत होशियार हैं। मैं सबसे पहले इसकी बधाई देना चाहूँगा उनको कि उनके पास हर वो चीज़ है जो उनको अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जो आपका दिल जिस चीज़ में लगता हो, मन से, जिससे आपको लगता है आपका भला होगा, आपका विकास होगा, आपकी फैमिली का होगा, आपके अड़ोस पड़ोस का होगा और आपके देश का होगा, उसके बाद दुनिया का होगा, उन चीज़ों को डेवलप करिए और ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। कोई ऐसी बीमारी है जो एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं हो पाएगी अभी? मैंने अभी जैसे कैंसर के केसेस आते हैं तो मैं ठीक होने को नहीं बोलता। अच्छा। मतलब नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा वो बात की बात आती है, लेकिन उनके दर्द को बहुत मैनेज कर पाता हूँ। लास्ट स्टेज के पेन को मैंने बहुत लोगों को काफ़ी हद तक ठीक रखा है।
समझो उनको लंग्स का किसी को कैंसर हो गया, एक बहुत बड़े संत जैन गुरु को मेरे नाते उनको पुणे रूबी हॉस्पिटल से यहाँ बॉम्बे बुलाया गया, क्योंकि स्टेज लास्ट था, कुछ ठीक नहीं हो सकता था, मैं भी जानता था। लेकिन उसके साथ एक टर्म है कि लंग का कैंसर होगा तो मुंह से खून निकलेगा, आंखें चली जाएंगी लास्ट स्टेज में, और पूरा मतलब बहुत डरावना सिचुएशन हो जाता है, और हर 8 दिन में उनको लंग से पानी निकालना पड़ता है, फ्लोरेसी करनी पड़ती है। सो मेरे लिए उनको बुलाया गया, मेरे पास आए, पार्ला मंदिर में रखा गया उनको, मैं उनके लिए रोज़ विजिट करता था, संतों के लिए मैं जाता भी हूँ, अच्छा भी लगता है। और 8 में जो केस पहले 8 दिन में उनको पानी निकलता था, वो 33 डेज में सेकंड टाइम निकला, 64 डेज के बाद ही डाइड, मतलब टोटल 39 डेज जीवित रहे वो। और उसमें उनको एक बार खाली वो पानी निकालना पड़ा, कोई दर्द का इंजेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट के 2 दिन खाली उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी। अच्छा। सो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो ठीक नहीं हो सकते, या क्या पता कभी ठीक हो जाए, बिकॉज मतलब जिंदगी और मौत में बहुत छोटा सा ही एक लाइन होता है, मुझे लगता है लाइन जब तक मजबूत है तब तक वो टिका रहता है। लेकिन ऐसे केसेस में जो बहुत मेडिकल इमरजेंसीज और मेडिकल नीड्स हैं वो हम लोग बहुत कम कर पाते हैं, उनके दर्द को कम कर पाते हैं, उनको सोना हो जाता है, उनको अच्छा लगता है क्योंकि चलो जीवित हैं विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशंस के, तो ऐसे केसेस करता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर मुझे नींद नहीं आ रही है रात को और मैं 2 घंटे से लेटी हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा पॉइंट है जिसको मैं दबाऊँ जिससे मेरे को आसानी से नींद आ जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ लोगों को कि 5-7 मिनट आंखें ब्लिंक करो, ऐसे प्रैक्टिस करो ऐसे ब्लिंक करने की, नंबर 1। और उसके बाद ये टूथपिक सबका इलाज है, जैसे मैंने बताया। देखो ये कान है आपका, कान को ऐसे जब फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे DU20, इसको योगा में इसको क्राउन चक्र बोलते हैं। दोनों साइड या एक साइड? दोनों साइड का कान मोड़ा, और ये बीचों बीच सर के ऊपर स्कल पे एकदम सेंटर में जाएंगे, यहाँ दबाएंगे तो थोड़ा दुखता है, जहाँ दुखता है वही वो पॉइंट है, वहाँ पे टूथपिक लिया मैंने और पहले ऐसा टक मारा, जैसे मैंने बताया आपको टक करने को। तो इस तरह से इसको गोल 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 जितना घुमा सकते हो आप इसको घुमाओ, और फिर वो आँख ब्लिंक करने वाली एक्सरसाइज करो। मुझे लगता है 5 से 7 मिनट में मोबाइल दूर रख दो, अच्छा। लंबा सांस भरो, 5 से 7 मिनट एक्सरसाइज करो, आपको नींद आ जाएगी, शायद नींद की दवाई की जरूरत ना पड़े। इससे नींद खुल तो नहीं जाएगी? इतना हम अपने आप को दर्द एक बात ध्यान रखो, जब कभी भी कुछ अगर रिलैक्स करना है ना, उसको आप जोर से दबा दो, फिर आप छोड़ दो, देखो कितना रिलैक्स होता है। जब आप इसको टक करते हो तो आप अपने नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे हो, और नर्व को साथों साथ सिडेट भी कर रहे हो। एक्टिवेशन हो जाएगा, फिर जब सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो सिडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको नींद स्टार्ट। यही सेम पॉइंट्स हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन में भी काम आएंगे। इसको अगर डेली प्रैक्टिस करें हम तो हमारा स्ट्रेस भी कम हो सकता है, बहुत कम हो जाएगा। ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, ये तीनों पॉइंट उसके पहले बताया था, उसको भी साथों साथ करिए। लंबा सांस भरिए। फॉर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स। ठीक है। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज आज मुझे मिली है, तो मुझे लगता है कि आज से शायद मैं ज़्यादा सुंदर दिखने लगूंगी अगर मैं ये पॉइंट्स दबा रही हूँ, और ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। अगर आपको भी स्लीप एपनिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस या कोई भी इनमें से बीमारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे हर एक कमेंट का रिप्लाई करें और आपको सर से कनेक्ट कराएं। इसके अलावा हमारा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। प्लीज़ फॉलो भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई फॉर ऑडियो पॉडकास्ट। Thank you so much for joining us, sir. Thank you.